दूसरा टॉपिक है, तीसरा ये है, चौथा है। हमको लगता है कि किसी वैज्ञानिक पे पढ़ना है, आइंस्टाइन नामक वैज्ञानिक के बारे में पढ़ना है। अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन। 5 नंबर है सत्येंद्रनाथ बोस। सत्येंद्रनाथ बोस के बारे में। और 6 नंबर है, इनका नाम है सर सीवी रमन। सर सीवी। ठीक है। मैंने आज के टॉपिक में बहुत खास नहीं है इसमें, और ये केवल जानकारी के लिए हम लोग पढ़ेंगे। ये सब बच्चा के ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी तैयारी वो कैसे करता है। सारणी 1.1, सारणी 1.2, सारणी 1.3। और अल्बर्ट आइंस्टाइन एक वैज्ञानिक है, महान वैज्ञानिक, इनके बारे में, सत्येंद्रनाथ बोस के बारे में और सर सीवी रमन के बारे में हम लोग पढ़ें। ठीक है, तो देखो सारणी आपका दिया गया 1.1 में संसार के विभिन्न देशों के कुछ भौतिकवादियों के प्रमुख योगदान, यही आपका है, दिख रहा है। पहले एक में आपका नाम, क्या योगदान और क्या आविष्कार किए हैं और किस देश के रहने वाले हैं। आर्किमिडीज महान वैज्ञानिक हैं, ये उत्प्लावता के नियम दिए हैं और उत्तोलक का नियम दिया है। और ये किस देश के रहने वाले हैं? यूनान के। किसके रहने वाले हैं? यूनान के। थोड़ा सा नोट भी करते चलेंगे तो जानकारी होता रहेगा। यहाँ पर सारणी 1.1 नाम है, आविष्कार है, और यहाँ पर वो मूल देश के, किस देश के वो निवासी हैं। ठीक है, पूरा मिलाकर के 3, 6, 3, 9, 11 13 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13। एक बार आदमी लिख लेगा तो इसको याद हो जाएगा। पहला वैज्ञानिक है जिसका नाम है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज, देखो याद रखना। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? इसने सबसे पहले ये बताया था कि अगर कोनो वस्तु है, कब उसको हम लोग तालाब में डालते हैं तो कब वो डूब जाता है, कब वह तैरता है, कब वो डूब कर तैरता है। आपको याद होगा, 9 में चाहे होंगे तो पढ़ाया गया होगा। तो यदि किसी वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से अधिक हो, जल का घनत्व कितना होता है? 1000 होता है। और यदि लोहा है, सोना है, चांदी, इसको जब फेंकते हैं हम लोग नदी में तो इसका घनत्व 1000 से अधिक होता है, इसीलिए वो डूब जाता है। और जो लकड़ी है, सूखा हुआ लकड़ी है, प्लास्टिक, वो नहीं डूबता है, क्योंकि उसका घनत्व 1000 से क्या होता है? कम होता है। तो जिसका घनत्व 1000 से कम होगा वो तैरेगा, जिसका घनत्व 1000 से अधिक होगा डूब जाएगा, और जिसका घनत्व 1000 के बराबर होगा तो डूब करके तैरेगा। कौन डूब करके तैरता है? तुम्हारा कोई है ना वस्तु जो डूब करके तैरेगा, क्या नाम है उसका? उसका नाम है बर्फ़। बर्फ़ उसका नाम है। पानी से ही बनता है ना, इसलिए पानी का घनत्व 1000 होता है, इसका भी इतना ही होता है। चलो, अब वही सब ये आर्किमिडीज के बारे में बताएंगे, सुनते रहना दिमाग में और लिख लेना। ये उत्प्लावता का ये सिद्धांत दिए थे। कौन दिए थे? आर्किमिडीज। और बताओ, याद करो किस देश के निवासी थे? तो एकदम याद रखना, यूनानी। बहुत ही महान वैज्ञानिक हुए थे। कभी आपको मैं वीडियो भी दिखाऊंगा, इनको वक्त मिलेगा तो। आर्किमिडीज, गैलीलियो गैलीली, ये भी बहुत प्रमुख वैज्ञानिक है। गैलीली, देखो ये भी एक महान वैज्ञानिक है। और जड़त्व का नियम इसने दिया था। क्या होता है मैं आपको समझाते चल रहा हूँ। ये पंखा है ना, पंखा अगर हम स्विच को बंद कर दें तभी कुछ देर तक चलता रहता है। किसके कारण? जड़त्व के कारण, याद रखना। चलो, तो किसने नाम दिया था? गैलीलियो गैलीली ने ये जड़त्व के नियम दिए थे। और किस देश के रहने वाले थे? हाँ, इटली। आपको याद होगा कि हमारे देश के महान नेता जिसका नाम है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनका भी जन्म स्थान, उनका भी परिवार पहले इटली में रहा करता था। तीसरा आता है क्रिश्चियन हाइगेंस। केवल हाइगेंस लिखो, महान वैज्ञानिक हाइगेंस। अब जाएंगे तो आपको हम बता देते हैं कि जब आप फिजिक्स 12 में जाएंगे तो फिजिक्स का सेकेंड पेपर पढ़ेंगे। 2 किताब है 11 में फिजिक्स में,
2 केमिस्ट्री का भी, 1 बायोलॉजी का है आपका। तो उसमें जाएंगे तो उसमें हाइगेंस के बारे में पढ़ेंगे कि ये तरंग सिद्धांत के बारे में दिए थे। तरंग सिद्धांत का मतलब होता है कि प्रकाश किस रूप में चलता है, तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश किस रूप में चलता है। और देखो ये हालैंड के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे, हाईलैंड के। उसके बाद से कभी आप भूलने वाले नहीं हैं, महान वैज्ञानिक आ रहे हैं, हम जिसे फिजिक्स का जन्मदाता भी कहते हैं। क्या नाम है उनका, न्यूटन। चलो भाई, गुरुत्वाकर्षण का नियम भी दिए थे, गति का नियम भी दिए थे, याद करो। कुछ याद है आपको, मैंने पढ़ाया था गुरुत्वाकर्षण का नियम। और गति का नियम भी दिए थे। ये वैज्ञानिक हैं, महान वैज्ञानिक हैं। ये रहने वाले इंग्लैंड के, ये कभी भूलने वाले नहीं है। इंग्लैंड महान देशों में एक है। उसके बाद से माइकल फैराडे, कभी नहीं भूलेंगे फैराडे को, महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे। और याद रखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दिया था, आपको याद होगा। जब आगे आप जाइएगा तो सेकेंड पेपर में पढ़ाएंगे हम, 12 में जब जाइएगा तो विद्युत चुंबकीय ये प्रेरण के नियम दिए थे। और ये जो हैं रहने वाले हैं, ये भी इंग्लैंड के ज़्यादा वैज्ञानिक हुए थे, समझ रहे हो ना। ये भी इंग्लैंड के रहने वाले हैं, महान वैज्ञानिक थे। उसके बाद से हमारे पास आते हैं जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। अब जाएंगे तो आपको मैं मैक्सवेल का सिद्धांत भी पढ़ाऊँगा। एक क्रिकेटर भी ऑस्ट्रेलिया का मैक्सवेल देखे होंगे। मैक्सवेल है विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिए थे। लिख लेना कि विद्युत चुंबकीय ये सिद्धांत दिए थे, पूरा याद करो। ये भी वैज्ञानिक महान, ये भी इंग्लैंड का ही रहने वाला है, जरूर आप याद रखेंगे। 7 नंबर आपके पास है हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज। चलो भाई, खाली हर्ट्ज लिख लो। हर्ट्ज एक मात्रक भी होता है, किसका बता दो, किसका हर्ट्ज मात्रक होता है, बोलो। आप पढ़ करके आ रहे हैं फिजिक्स में, 9 में पढ़े थे, 11 में भी जान चाहिए। हाँ एकदम सही। लेकिन महान वैज्ञानिक जो हर्ट्ज हुए थे, ये जर्मनी के रहने वाले हैं। जर्मनी मजबूत देश, आप हिटलर पढ़े होंगे 10 में सामाजिक में। जगदीश चंद्र बोस आप 9 में होंगे तो कहानी पढ़ाया गया होगा। कौन सी कहानी, कि पेड़ पौधों में भी जान होता है, ये पढ़े थे आप। जगदीश चंद्र बोस हैं। और आप बता सकते हैं कि अति लघु रेडियो तरंगों की खोज किए थे, और भारत की ऊंचाइयों तक ले जाने वाले महान वैज्ञानिक अति लघु रेडियो तरंगे की खोज किए थे। ये कहाँ के रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले, याद कर लेना। उसके बाद से W.K. रंजन, याद करना। ये रंजन महान वैज्ञानिक, इन्हीं का देन है कि एक्स किरण का खोज हुआ था। और हालांकि एक्स किरण का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, हड्डी वगैरह टूट जाता है तो एक्सरे करने में, वही एक्स किरण होती है। जब आपके हड्डी पर डाला जाता है तो हड्डी का प्रतिबिंब बनता है, और फिर उस हड्डी का प्रतिबिंब को देख करके पता कर लिया जाता है। ये महान वैज्ञानिक जर्मनी के रहने वाले थे। उसके बाद से हमारे पास है जे थॉमसन, कभी भूलेंगे नहीं जे थॉमसन। आप पढ़े भी होंगे, जब 9 में होंगे तो आपको जे थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ाया गया होगा, याद है। परमाणु जो होता है तरबूजे के आकार का होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे धंसे रहते हैं जैसे तरबूजा में बीज धंसा होता है, यही है थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज भी किया था ना, कब किया था बताएंगे आप, सन बताइए थे तनी। इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी, फटाफट, जब इंग्लैंड के रहने वाले हैं, नहीं मालूम, 1897 में खोज हुआ था। 11 नंबर आपका है मैडम क्यूरी, यानी मैरी क्यूरी का मतलब होता है बहुत इम्पोर्टेंट नाम। इसने रेडियोएक्टिव तत्व की खोज की, रेडियोएक्टिव तत्व का खोज किया था मैडम क्यूरी ने, और इसी से इनका नाम हो गया। ये भी पोलैंड के रहने वाले हैं, पोलैंड के महान वैज्ञानिक मैडम क्यूरी, जिसने रेडियोएक्टिव तत्व की खोज की थी। और आइंस्टाइन तो कभी भूल ही नहीं सकते हैं आप। जो जितने भी वैज्ञानिक हुए, सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन, सबसे अधिक दिमाग लगाने वाले, और इसने प्रकाश वैद्युत नियम दिया था। आपको मैं पढ़ाऊँगा प्रकाश वैद्युत नियम क्या होता है, कि जब किसी प्रकाश को किसी धातु पर डाला जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है। और ये भी महान वैज्ञानिक
जो रहने वाले हैं जर्मनी के ही रहने वाले हैं। महान देश है जर्मनी, महान देश है जहाँ के अधिक वैज्ञानिक उपस्थित हैं। और फ्रांसीसी हैस, और देखो एक और वैज्ञानिक आते हैं फ्रांसीसी हैस। फ्रांसिस हैस ये आपको बता दें कॉस्मिक विकिरण की खोज किए थे। कॉस्मिक विकिरण की खोज किए थे और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ऑस्ट्रिया। अब 10 में एक और पढ़ के आ रहे हैं वैज्ञानिक बायोलॉजी में मेंडल का नाम सुने होंगे। मेंडल भी कहाँ के रहने वाला था? ऑस्ट्रिया के रहने वाला था। याद करो एक बार पूरा देख करके इसको। 1.1 है। तमाम प्रकार के वैज्ञानिक और फिजिक्स में जो उनका योगदान है उसको याद किया जा रहा है। बता देंगे आप लोग? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चल आ जाओ। एक पढ़ लिया हम लोग। सारणी अब 1.2 है। देखो किताब में देखते रहना, कुछ वैज्ञानिक का नाम दिया गया है, क्या योगदान वो किए हैं और कहाँ के निवासी हैं। जैसे है आर.एन. मिलिकन, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है इसके बारे में बताए थे। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 × 10⁻⁻⁹ होता है। ये अमेरिका के रहने वाले। देखो अमेरिका का भी कोई वैज्ञानिक है, इसमें आएंगे अमेरिका का वैज्ञानिक। देखो अर्नेस्ट रदरफोर्ड, परमाणु का नाभिकीय मॉडल। याद होगा रदरफोर्ड ने किसका खोज किया था? नाभिक का। याद है? अल्फा कणों की बमबारी करके इसने नाभिक का खोज किया था। कहाँ के रहने वाला है? न्यूजीलैंड के। नील बोर का परमाणु मॉडल भी आप पढ़े होंगे। हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम निर्देश दिए थे। ये डेनमार्क के रहने वाले हैं। चंद्रशेखर वेंकटेशम, अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यक्ष प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश को फैलाना। ये भारत के रहने वाले हैं। लुइस विक्टर द ब्रोगली, ये द्रव्य के तरंग प्रकृति के बारे में बताए थे। फ्रांस के मेघनाथ साहा, तापी कानन के बारे में बताया। भारत के देख लो सत्येंद्र नाथ बोस, क्वांटम सांख्यिकी दिए थे, भारत के रहने वाले हैं। और बॉलफोर पॉली, अपवर्जन के नियम दिए थे, ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। एनरिको फर्मी, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के बारे में बताए थे, इटली के रहने वाले हैं। वर्नर हेजनबर्ग, क्वांटम यांत्रिकी अनिश्चितता सिद्धांत बताए थे, ये भी जर्मनी के रहने वाले हैं। पॉल डीरैक, अपेक्षिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में बताए थे, ये भी इंग्लैंड के रहने वाले हैं। बता दोगे? और इसी तरह से सारणी आपको जो 1.3 है उसको भी देख लेना। प्रौद्योगिकी के अंतर्गत क्या क्या यंत्र का आविष्कार हुआ था और कौन वैज्ञानिक इसका आविष्कार किए थे, इसके बारे में भी सारणी 1.2 के बारे में बता सकते हैं। वो 1.1 का था, 1.2 में देखो भाप का इंजन किसके भाप के इंजन तो जेम्स वाट ने बनाया था। कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उष्मागतिकी के नियम पर। नाभिकीय रिएक्टर आप बारे में जाएंगे तो ये भी पढ़ना है। तो जो नाभिकीय रिएक्टर होता है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। रेडियो तथा टेलीविज़न विद्युत चुम्बकीय तरंगों के द्वारा ही चलता है। देखते हो कंप्यूटर जो होता है अंकीय तर्क के आधार पर चलता है। अति उच्च चुम्बकीय क्षेत्रों का उत्पादन अति चालकता के कारण होता है। लेसर है विकिरण के द्वारा उत्पन्न होता है। रॉकेट नोदक न्यूटन गति के नियम पर। न्यूटन गति कितने नियम होते हैं? 3। तो पहला नियम यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगा और गति अवस्था में तो गति अवस्था में। इसको भी देख लीजिएगा, देख लेंगे। आइंस्टाइन के बारे में पढ़ लेंगे ना आप लोग। आइंस्टाइन एक महान वैज्ञानिक थे। देखो पलटो, अगर आपसे पूछा जाए कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है इनके बारे में बताना है तो देखो बता दें कि महान वैज्ञानिक थे, जर्मनी के थे ये। और 1879 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? 1879 ईस्वी में जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। किनका? जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे इनका। हालांकि आज के युग में ये बहुत ही महान वैज्ञानिक हुए थे उस समय। और आपको बता दें कि इसने 1905 ईस्वी में 3 शोध कार्य किए, माने 3 क्षेत्रों में ये कार्य किए 1905 में। पहला जो था वह समझो कि उसने प्रथम शोधकर्ता में प्रकाश के मान फोटान के बारे में दिए थे। पहला फोटान के बारे में बताए कि फोटान क्या होता है। तो फोटान कहेंगे जब सूर्य की प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलता है तो हम उसे फोटान कहते हैं। बात समझ रहे हैं?
उसके बाद से वो दूसरे शोधकर्ता में बताए ब्राउनी गति। इसके बारे में बताए। अच्छा देखो, दूध में दूध आप देखे ना, दूध वगैरह वो कणों से मिलकर बने होते हैं। जो कण होते हैं टेढ़े मेढ़े, मान लो कि ये दूध है तो टेढ़े मेढ़े इस तरीके से गति करते हैं। कोलाइडी विलियम के कण टेढ़े मेढ़े रास्ते में गति करते हैं, ब्राउनी गति। इसको अभी खोज किसने किया था? आइंस्टाइन ने किया था। और देखो, तो ये मैंने दूसरे शोधकर्ता में बताया। तीसरे शोधकर्ता में उसने आपेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, अभी आप पढ़े भी थे। आपेक्षिकता का सिद्धांत वो क्या किए थे, दिए थे। अपने जीवन में बहुत मेहनत की है, फिजिक्स का नाम किया उसने। और आइंस्टाइन एक समीकरण में दिया था, याद होगा आपको, E बराबर m×c²। ये आइंस्टीन का ही प्रमुख योगदान है। जहाँ E ऊर्जा है, m द्रव्यमान है, c निर्वात में प्रकाश की क्या है, चाल है। c का मान आपको याद है ना, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद से आपको बता दें कि इन्हें महान वैज्ञानिक के रूप में 2005 में इनको महान वैज्ञानिक के रूप में घोषित कर दिया गया। तो 2005 में महान वैज्ञानिक थे। और उसके बाद से घोषणा के तुरंत बाद इनकी चीर योगदान जो इसने भौतिकी जगत में योगदान दिया है, उसको हमेशा याद किया जाता रहेगा। हालांकि दुख की बात रही कि सन 1955 ईस्वी में इस दुनिया को अलविदा करके वो चल गए। समझ रहे हो, 1889 में जन्म हुआ और 1955 ईस्वी में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। बताओ क्या क्या सीखे हम आइंस्टीन के बारे में? अगर आता है कोई आपसे पूछता है कि जो महान वैज्ञानिक होते हैं आइंस्टीन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप कहिएगा सर जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे उनका जन्म 1879 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। हालांकि 1905 ईस्वी में, देखो कितने साल बाद, 21 और 5 26 साल बाद। देखो कोई भी स्टूडेंट होता है ना, नाम तभी करेगा जब कुछ पढ़ लेगा। वो इंटर पास किया, बीएससी पास किए होंगे, एमएससी भी निकल गया होगा इनका। 26-27 साल में लोग एमएससी पास करते हैं। तो वह 21 साल बाद, 26 साल बाद वह क्या किए कि 3 शोध कार्य किए। सबसे पहले वो फोटान के बारे में कार्य किए, फोटान की खोज किए। उसके बाद से ब्राउनी गति के जो कण होते हैं, जैसे दूध हुआ चाहे पानी हुआ, इसमें जो कण होते हैं और टेढ़े मेढ़े रास्तों में गति करते हैं, जिसको ब्राउनी गति कहते हैं। उसके बाद से तीसरा शोध कार्य में वो आपेक्षिकता के सिद्धांत दिए थे। और बाद में वो बहुत महान वैज्ञानिक के रूप में जब प्रसिद्ध हुए तो उसने ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच में संबंध बताने वाले एक समीकरण भी दिए। ऊर्जा और जो द्रव्यमान होता है इसके बीच में संबंध बताने वाले एक समीकरण भी दिए। ई को क्या कहते हैं, ऊर्जा। m का द्रव्यमान और c, ये उसने समीकरण दिया। इससे आइंस्टीन बहुत प्रसिद्ध हुए थे। और जहाँ ई तो एनर्जी है, ऊर्जा कहते हैं, m मास है, द्रव्यमान है, c आपके निर्वात में प्रकाश की चाल है, जिसका मान 3×10⁸। हालांकि भौतिकी विज्ञान में जो योगदान ये दिए थे, इसके लिए 2005 ईस्वी में जो आइंस्टाइन थे उसको एक महान वैज्ञानिक के रूप में घोषित कर दिया गया। हालांकि सन 1955 ईस्वी में इस दुनिया को छोड़कर क्या हो गया, चलेगा। चलो, तो ये आपका था आइंस्टीन के बारे में। अगर आपसे कोई पूछे तो आप तुरंत इसके बारे में बता सकते हैं, महान वैज्ञानिक जो थे आइंस्टीन के बारे में। अब आते हैं, देखो सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सत्येंद्र नाथ बोस, चलो ये भी एक महान वैज्ञानिक है। इनके बारे में भी आएगा अध्ययन करने के लिए, तो आप अध्ययन करके बता सकते हैं, ठीक है। आप कहिएगा कि वर्ष 1894 ईस्वी में कोलकाता में जन्मे सत्येंद्र नाथ बोस उन महान भारतीय भौतिक वैज्ञानिकों में से एक हैं जिन्होंने 20वीं शताब्दी में विज्ञान की उन्नति में मौलिक योगदान दिया था। भौतिकी के अधोपांत उत्कृष्ट विद्यार्थी रहकर बोस ने वर्ष 1916 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय में अध्यापक के कार्य किए। देखो हम आपको बताते हैं कि सत्येंद्र नाथ जो बोस हैं वो भारत के रहने वाले एक महान वैज्ञानिक हैं। कहाँ के रहने वाले महान वैज्ञानिक हैं? भारत के रहने वाले हैं। हालांकि इनका जन्म 1894 ईस्वी में कोलकाता में होता है। कहाँ होता है? कोलकाता में होता है। हालांकि बहुत बड़े विद्वान थे ये, भौतिक विज्ञान के बहुत इंटेलिजेंट माने समझो कि विद्यार्थी थे। हमेशा भौतिक विज्ञान को इनको रुचि रहती थी, पढ़ते रहते थे। और इनके पढ़ाई की वजह से बहुत कम समय में, देखो 6 साल ये हुआ रहा है, 1916 ईस्वी में बहुत ही कम हो रहा है ना, मात्र 22 साल में ये कोलकाता विश्वविद्यालय में पढ़ाने लगे। कोलकाता विश्वविद्यालय में किसके अध्यापक हो गए? भौतिक विज्ञान के अध्यापक बन गए। बहुत रुचि थी इनकी भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में।
तो 1916 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक महान भौतिक वैज्ञानिक ये बन गए थे। हालांकि आपको हम बता दें कि वहाँ पर इनका मन नहीं लगा और मात्र 5 वर्ष तक ही काम करने के बाद में ये ढाका विश्वविद्यालय में चले गए। चलो 1921 ईस्वी में ये ढाका है। ढाका जानते हो ना कौन है, क्या है ढाका भाई? कहेंगे सर बांग्लादेश की राजधानी है। वहाँ ये चले गए कितने साल के बाद? 5 साल बाद। और वहाँ वर्ष 1924 ईस्वी में अपनी समझिए कि बहुत ही प्रसिद्ध नियम जो है 1924 ईस्वी में ये प्लांक का नियम दिए। किसका नियम देते हैं? ये प्लांक का नियम एक नियम है जिसने इसने दिया है, इसके बारे में ये दिखाते हैं। फिर उसके बाद से वह फोटान को गैस के रूप में मानते हैं। फोटान के बारे में ये दिखाते हैं, कहते हैं कि जो फोटान होते हैं वह गैस के रूप में इन्हीं ने माना है। सत्येंद्र नाथ जो बोस हैं इन्होंने माना है। हालांकि बाद में आइंस्टीन के तमाम प्रकार के जो नियम थे उसका इसने खंडन किया, उसके बारे में इसने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद ये भौतिक विज्ञान को सेवा करते रहे। सेवा करने के बाद इनको भौतिक विज्ञान के प्रमुख वैज्ञानिक भी माना गया और उसके बाद से सन दुनिया को 1974 ईस्वी में ये दुनिया को अलविदा करके चले गए। ठीक है ना, बात समझे कि नहीं समझे? ये महान वैज्ञानिक कहाँ के रहने वाले? भारत के रहने वाले। देखो कहेंगे कि सत्येंद्र नाथ जो बोस है इनका जन्म 1894 ईस्वी में कहाँ हुआ था? कोलकाता में। ये भौतिक विज्ञान के बहुत रुचिकर थे, माने भौतिक विज्ञान की रुचि बहुत मन से ये करते थे। बहुत महान ये विद्यार्थी थे, इनको बहुत अच्छा लगता था। 1916 ईस्वी में इतने कम उम्र में, मात्र 22 साल की उम्र में ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के क्या बन गए? अध्यापक बन गए। बता सकते हैं उसके बाद से मात्र 5 साल तक वहाँ पर अध्यापक रहे। सन 1921 ईस्वी में वो ढाका विश्वविद्यालय में चले गए और वहाँ जाकर उसने प्लांक का नियम दिया। फिर फोटान को गैस माना और तमाम प्रकार के अनेक प्रयोग, अनेक नियम वो भौतिक विज्ञान में दिए। और सन 1974 ईस्वी में इस देश को छोड़ करके वो कहाँ हो गए? चले गए। माने हमारे देश के महान वैज्ञानिक में इनका नाम आता है, आप याद रखिएगा। किनका नाम आता है? यही सत्येंद्र नाथ बोस का। चलो अब एक और आपके महान वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है सर सीवी रमन। अब आपको तीसरा वैज्ञानिक पढ़ रहे हैं, सर सीवी रमन। हम कल आपको जितना पढ़ रहे हैं सब आपसे पूछा जाएगा, आप बताने के लिए तैयार रहिएगा तीनों वैज्ञानिक के बारे में। तो आप कहेंगे कि चंद्रशेखर बेंटिंकसम का जन्म, देखो पूरा नाम इनका है, जन्म सन 7 नवंबर 1888 ईस्वी को थिरुवन्नामक्कल में हुआ था। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा 11 वर्ष की आयु में ही पूरी करके ये प्रेसिडेंटी कॉलेज मद्रास में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। शिक्षा समाप्त करने के बाद इन्होंने भारत सरकार की वित्तीय सेवाओं को भी कार्य किया। कोलकाता में रहते हुए सांध्य काल में उन्होंने डॉक्टर महेंद्र लाल शिरकार द्वारा स्थापित इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस में अपनी रुचि के क्षेत्र में कार्य करना आरंभ किया। उनकी रुचि के क्षेत्र में कंपन, वाद्य यंत्रों की विविधता, पराश्रव्य तरंगे, विवर्तन और आदि सम्मिलित थे। वर्ष 1917 में उन्हें कोलकाता विश्वविद्यालय द्वारा प्रोफेसर का पद दिया गया। वर्ष 1924 में लंदन के रॉयल सोसाइटी में इनका सोसाइटी के फेलो के लिए निर्वाचन किया गया। वर्ष 1930 ईस्वी में इनको कार्य, जिसे अब रमन प्रभाव कहते हैं, के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी सम्मानित किया गया। रमन प्रभाव में माध्यम कणियों में जब कंपन ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना पर विचार किया जाता है। उनके इस कार्य के आगे आने वाले कई वर्षों के लिए अनुसंधान का एक पूर्ण रूप से नवीन मार्ग भी खोल दिया। उन्होंने अपने जीवन का अंतिम वर्ष बेंगलोर में पहले भारतीय वैज्ञानिक संस्थान और तत्पश्चात रामन अनुसंधान संस्थान में व्यतीत किए और उनके कार्य के लिए युवा छात्रों को पीढ़ी को प्रोत्साहित करते हैं। कब जन्म होता है भाई इनका? जन्म सन 1888 ईस्वी को। कहाँ होता है? तो उनका नाम है, जहाँ इनका जन्म होता है, थिरुवन्नाई, बहुत बड़ा नाम है ना, काकावल मैं बता, ठीक है, अजीब नाम दिया गया भाई। खैर कोनो बात ना। उसके बाद से ये मात्र 11 वर्ष में अपने पढ़ाई को पूरा कर लेते हैं। कौन? जो वही हैं सर सीवी रमन जी। और उसके बाद से पूरा करने के बाद वो आगे की पढ़ाई कहाँ चले जाते हैं? मद्रास में एक आपके पास
प्रेसिडेंसी कॉलेज है, उसी में जाकर अपनी पढ़ाई करते हैं। इनको भी भौतिक विज्ञान में बहुत रुचि था। इसी ने रमन प्रभाव जो होता है इसके बारे में व्याख्या किए थे, कैसे ये प्रकाश एक दूसरे से फैलता है, प्रकाश के बारे में ये बात वो बताए थे। और उसके बाद से देश की सेवा किए, फिर भौतिक विज्ञान को भी सेवा किए। सन 1917 ईस्वी में इन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रोफेसर भी नियुक्त किया गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर भी नियुक्त किए गए। सन 1924 ईस्वी में इन्हें लंदन में भी तमाम प्रकार के विशेष कार्य को सौंपा गया। ये भारतीय सरकार में भी काम किए और काम करते हुए सन 1970 ईस्वी में ये मृत हो गई। इस देश को छोड़कर कहाँ चले गए। तो इस तरीके से हमारे पास कितने वैज्ञानिक थे? 3 वैज्ञानिक थे और इन 3 वैज्ञानिकों ने हमारे भौतिक विज्ञान में बहुत योगदान दिया, जिसके बारे में हम लोगों ने क्या किया, चर्चा किया। कोई दिक्कत है इसमें? कल आप पढ़ के पूरा आएंगे। चलिए आज का जो लास्ट टॉपिक है हम उसको पढ़ते हैं और आप इस पर क्वेश्चन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो चलो पहले हम दिखा देते हैं, तब आप इस पर क्वेश्चन लगाएंगे। चलो लिखो, लिख लेना यहाँ पर गॉस का प्रमेय। उस एक आपको नया टॉपिक दिया जाता है कि याद करते रहिएगा, गॉस का प्रमेय। पहले हम बता देते हैं। फाई ई बराबर आपके पास होता है Q/ε0। और अपन कह रहे हैं फाई को क्या कहा जाता है? याद है क्या कहा जाता है? बुला गए? वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है, पढ़े थे अभी, जस्ट आप बता रहे हैं। अभी अब देखो आपने मिलकर भी लगा। क्यू को क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। इसको निर्वात की वैद्यशीलता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्वात की वैद्यशीलता। लिखो, पहले लिखो, किसी नियम लिख लो। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जिसको आप हाई ई लिख देते हैं कुछ स्टेप में भी पता चलेगा। आवेश Q और निर्वात के वैद्यशीलता, इसको आप एप्सिलॉन नॉट कहते हैं बाबू। इसको एप्सिलॉन सब लिखा देते हैं। के अनुपात को गॉस का प्रमेय कहते हैं। गॉस का प्रमेय कहते हैं। ठीक है। ये फार्मूला होता है, देखो लिख लेना। जहाँ फाई ई वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स, और इसका मात्रक भी लिख लेना। मात्रक जब लिखोगे तो इसका मात्रक हो जाता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्यू क्या है? क्यू तो सब लोग जानते होंगे, आवेश है, और इसका मात्रक कूलम होता है। और इसको हम लोग कहते हैं, तो पहले लिख लेना ना कि एप्सिलॉन नॉट। हिंदी में इसको कहा जाता है निर्वात का वैद्यशीलता। अच्छा, इसका मान फिक्स होता है, ठीक है ना? 8.85 × 10⁻12 फिक्स होता है इसका। 8.85 × 10⁻12 याद करो। ये आपसे कई बार देखो पूछा जाता है। ये 12 का टॉपिक आपके पास होता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यही है वैद्युत फ्लक्स। आवेश जिसको आप क्यू कहते हैं, और निर्वात के वैद्यशीलता का अनुपात मतलब बट्टा में इसीलिए कि अनुपात के बराबर होता है। जहाँ फाई ई बराबर वैद्युत फ्लक्स है, मात्रक देख लेना, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्यू को आवेश कहते हैं, कूलम, और ये सब होता है। इसका मान आपको लिखते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है क्या? कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं हम इस पर, क्या अभी तक याद रखेंगे? न्यूमेरिकल वगैरह आएगा तो उसको कैसे देखो, सबसे पहले क्या बताएंगे आप इसमें? चलो पहला क्वेश्चन हमें लेता है। कहा कि यदि एक पिंड का आवेश
50 गुलाम है तो वैद्युत फ्लक्स होता है। तो समझ लो वो बढ़िया से, तब इसको देंगे तो आप लगाना। कहा कि यदि एक पिंड का आवेश 50 गुलाम है तो वैद्युत फ्लक्स आपको बताना है। चलो हल करते हैं, पहले समझो ध्यान से और हल करते हैं इसका। कहा दिया है भाई, क्वेश्चन में आप देख रहे हैं क्या दिया गया है, वैद्युत फ्लक्स आवेश दिया। कह रहे कि एक पिंड का आवेश 50 गुलाम, तो क्यू का मान 50 गुलाम लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 50। बोले समझ लो। और दिया हो चना दिया हो, वैद्युत फ्लक्स पूछेगा तो इसका मान निकालना है। और इसका मान फिक्स होता है 0.85 × 10⁻⁻। तो लगा दो। सूत्र आपके पास होता है फाई ई बराबर Q/ε0। क्यू का मान 50 लिखो, ε0 का मान 8.85 × 10⁻⁻। सीखो, ठीक है। तो क्यों मान भरा गया है 50/8.85 × 10⁻12। 50 लिखो, इसको ऊपर लेकर हमेशा इसको ऊपर कर देना, ठीक है ना। हमेशा प्लस मिल जाएगा, जो माइनस में देखना ऊपर जाएगा किसमें हो जाएगा? प्लस में। अब ये क्या होगा ना, देखो 8 8 5 कर लेना, 10 बाद 2 अंक है तो 2 को 0 ऊपर बढ़ा दो, बात खत्म हो गई। बात समझो, अरे 10 के बाद 2 अंक है ना, 2 0 बढ़ गया। अब क्या करना है, देखो ये करना है कि दोनों 0 लेके इसके साथ आ जाओ। देखो 5000 हो गया, अब 10 के ऊपर कितना हो गया? 12। अब मन करता 5000 में कहीं किनारे इधर 5000 में आपको क्या करना है ना, 5000 क्यों हो गया? 1 0 है, 2 0 आ रहा है। अब 8 से 85 से भाग दे दीजिए। चलो ये तो आप देखिए, इसको लेके जाइए कितने बार में? 7 बार में। नहीं 7 में तो जाएगा ही नहीं, 6 बार में लेके जाते हैं। 6 बार में भी नहीं जाएगा, 5 बार में लेके जाते हैं। चलो 5 बजे 25 हो गया, 8 बजे 40, 2 42, 8 बजे 40 और 2 4, 5 बजे 25, 8 बजे 40 और 2 42, 8 बजे 40 और 4 44 हो गया, इतना आ जाएगा। 10 बजे 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में 4 गया 5 और यहाँ तो 4 से 4 पीछे कितना आ जाएगा? 10 बढ़ा दो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा 57। अब इसको लेके जाओ 6 बार में, 7 बार तो चला जाएगा, 7 बार 6 नहीं जा पाएगा, 6 बजे 6 बजे 30 के 0, 8 6 48 और 3 51, 8 में 5 आ जाएगा, 8 6 48 5 53, इतना आ गया। 0 लिखो, 5 में से जाएगा 4, 7 में से 3 जाएगा 4 और ये कैंसिल। देखो 44 आ रहा है और ये 44 से 25 आया, तो लगभग लेके जाओ 5 बार में। तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आ जाएगा 5.65 × 10 के ऊपर 12। अच्छा, इसका मात्र क्या इसी को तो निकालना है। इसका मात्रक अभी आपने जस्ट लिखा है, इसको जरूर लिख लेना, ये वाला बड़ा सा मात्रक लिखना, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बात समझ में आई? समझे? एक बार समझाते हैं आपको। देखो सवाल में जब भी कह रहा है कि यदि एक पिंड का आवेश 50 गुलाम है तो वैद्युत फ्लक्स आपको बताना है। तो पिंड का आवेश, जब भी आवेश की बात करता है तो क्यू लिखते हैं, तो हम क्यू बराबर 50 लिख देंगे, क्योंकि 50 गुलाम पे कहता है तो क्यू 50 हो गया। वैद्युत फ्लक्स कहेगा तो फाई निकालना है, ε0 का दिया हो चना दिया हो, 8.85 × 10⁻12 फिक्स होता है, इसका मान रख देंगे। फार्मूला आपने जस्ट देखा, फाई बराबर Q/ε0, क्यू के जब 50 लिख लो, ε0 का मान ये रख दो, ठीक है, मिट गया तो देख लेना। हमेशा जो माइनस वाला ऊपर लेके जाओगे 10 के ऊपर 12 हो जाएगा, 10 के बाद 2 अंक पे 10 हटाएंगे 2 0 बढ़ जाएगा, फिर नीचे वैसे ही रखेंगे, ये 2 0 से गुणा करेंगे इतना आ जाएगा। अच्छा 1000 यहाँ छूट गया, ठीक है ना, इसको लिख लेना, ये वाला ये 885 रहेगा, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे कि हमने भाग दे दिया, जो ऊपर वाला है 5000 में 885 से, इतना हमारे पास आंसर है। 10 के बाद 2 अंक पहले चला बस हो जाएगा, कोई दिक्कत बन जाएगा। नोट कर लो और आपको दे रहे हैं, माने बैठिए।